नमस्कार, आप देख रहे हैं टोटल टीवी और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। बड़ी बहस में आप सभी का स्वागत है। दिल्ली के लाल किले के पास 10 नवंबर को हुए धमाके की जांच में गुरुवार को बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक आतंकी 6 दिसंबर यानी कि बाबरी मस्जिद ढाए जाने की बरसी के दिन दिल्ली समेत कई जगह धमाका करना चाह रहे थे और इसीलिए उन्होंने 32 कारों का इंतजाम किया था। इनमें बम और विस्फोटक सामग्री भरकर धमाके किए जाने थे और इसमें ब्रेजा, स्विफ्ट डिजायर और इको स्पूट और i20 जैसी गाड़ियां शामिल थीं। जांच एजेंसियों को अब तक 4 कारें बरामद हो चुकी हैं। 10 नवंबर जिस i20 कार में धमाका हुआ था वह इसी सीरियल सीवेंस अटैक का हिस्सा था। देश की राजधानी दिल्ली के लाल किले में हुए धमाके के बाद जिस तरह से एक के बाद एक कई गाड़ियां बरामद हो रही हैं, उनमें कई सवाल को जन्म दे रही हैं। बताते चले कि सबसे बड़ा सवाल यह पैदा हो रहा है कि कहीं आतंकी इन गाड़ियों से देश के अलग अलग इलाकों में किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की तैयारी तो नहीं कर रहे थे। इसी मामले को लेकर चर्चा करेंगे और चर्चा पर चलने से पहले आपको दिखाते हैं खास रिपोर्ट। लाल किले पर हुए धमाके में हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। इन सभी खुलासों में जिस खुलासे ने सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा है वो है एक के बाद एक मिलने वाली कार। दिल्ली धमाके में अब तक 3 गाड़ियों को बरामद किया जा चुका है। सबसे पहले वो i20 जिसमें लाल किले पर हुए धमाके को अंजाम दिया गया। उसके बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन में सामने आया कि इस पूरे मॉड्यूल में एक लाल रंग की इको स्पोर्ट्स कार भी शामिल है। पुलिस ने तलाशी अभियान शुरू किया तो पता चला कि कार फरीदाबाद की एक गांव में बरामद हुई। इसके बाद लगातार आगे बढ़ती इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि एक ब्रेजा कार भी मौजूद थी। एनआईए और दिल्ली पुलिस की जांच जब इस ब्रेजा कार के लिए हो रही थी तो इस कार को अल फलाह यूनिवर्सिटी फरीदाबाद से बरामद कर लिया गया। इस पूरे मामले में 4 गाड़ियों का इस्तेमाल होना था, जिनमें से अब तक 3 गाड़ियां बरामद हो चुकी हैं, लेकिन चौथी गाड़ी को लेकर जांच एजेंसियां पूछताछ कर रही हैं। अब सवाल सबसे बड़ा पैदा हो रहा है कि आखिरकार 4 गाड़ियों से होना क्या था। क्या किन्हीं 4 बड़ी लोकेशन पर बड़े धमाके करने की योजना थी? क्या भारत के 4 बड़े धार्मिक स्थलों पर किसी तरह के धमाकों की योजना बनाई जा रही थी? साजिश रचने वालों को यह कतई फिल्म नहीं था कि जांच एजेंसियों को यह पता चल जाएगा कि उनकी प्लानिंग क्या चल रही थी। 9 तारीख को जांच एजेंसियों ने फरीदाबाद में जो 3000 किलो अमोनियम नाइट्रेट सहित कई ऐसे सामान बरामद हुए जो किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने की तैयारी की ओर इशारा कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि क्या इन कारों के जरिए अलग अलग जगह पर धमाका को अंजाम देने की तैयारी की जा रही थी? क्या 6 दिसंबर जो कि बाबरी ढांचे की बरसी होती है उस दिन किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने की कोशिश हो रही थी? पुलिस हर पहलू की बारीकी से जांच कर रही है। अब देखना यह होगा कि आने वाले समय में इस पूरी जांच में क्या कुछ और सनसनीखेज खुलासे होते हैं। कैमरा पर्सन मुकेश के साथ ललित नारायण कांडपाल, टोटल न्यूज, दिल्ली। देखिए, इस मामले की कई एजेंसियां जांच कर रही हैं और जांच में आए दिन कुछ न कुछ एक नया खुलासा हो रहा है। खुलासा ये तक हुआ है कि उमर हमले से पहले मस्जिद भी गया था और अब यहां से एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने निकल कर आया है। बात यहां तक सामने निकल कर आई है कि कई गाड़ियां इनके पास थी। इन गाड़ियों में बारूद रखकर देश के कई हिस्सों में ब्लास्ट करने की योजना बनाई जा रही थी, जिसमें से 4 गाड़ियां अभी तक पकड़ी जा चुकी हैं और इनका नेटवर्क जो है देश के कई कोने में फैले होने की आशंका भी जताई जा रही है, जिसको लेकर लगातार पूछताछ भी चल रही है और धरपकड़ अभियान जो है वो घाटी तक भी चल रहा है। घाटी से
से भी लगातार गिरफ्तारियां की जा रही हैं। देखिए, फरीदाबाद में ये जो मॉड्यूल था ये एक्टिव था, उत्तर प्रदेश में भी ये एक्टिव था, जिसके बाद लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसमें से ब्रेजा कार जो है वो भी बरामद कर ली गई है, ये यूनिवर्सिटी से ब्रेजा कार बरामद की गई है और इसी यूनिवर्सिटी से डायरियां भी बरामद की गई हैं जिसमें कोडिंग में भाषाएं लिखी हुई हैं, इसको भी डिकोड करने की कोशिश की जा रही है। आज इसी मामले को लेकर चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं, परिचय करा दें। हमारे साथ आशीष कुंतल जी हैं, फॉरेंसिक एक्सपर्ट हैं। सर, आपका बहुत स्वागत है। और इसके साथ ही रिटायर्ड ब्रिगेडियर मोहिंदर महाजन जी हैं। सर, आपका भी बहुत स्वागत है। आशीष जी, चर्चा की शुरुआत में सबसे पहले आपके साथ करूंगा। ब्लास्ट हुआ, इसके बाद जांच बैठी, जांच अब लगातार जारी है, लेकिन घटना स्थल से कई गैजेट्स बरामद हुए हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बरामद हुई है और जो गाड़ी थी i20 उसके तमाम पार्ट्स भी बरामद हुए हैं। आप इस मामले को किस तरीके से देखते हैं? क्या प्रोफेशनल आतंकी इसमें इंक्लूड हैं या फिर कोई लोकल मॉड्यूल? देखिए, आपका जो कहना है वो बिल्कुल सही है कि इस पूरी घटना को अगर एक तरीके से एक ओवरव्यू के तौर पे हमारे फोरेंसिक के अंदर में एक होता है फोरेंसिक ओवरव्यू के तौर पे अगर हम उसे देखा जाए तो इसके अंदर में ये एक नॉर्मल समान घटना नहीं है, नॉर्मल किसी इंडिविजुअल के हिसाब से चीज़ें नहीं है कि इसके अंदर में इतना बड़ा नेटवर्क है कि यूनिवर्सिटीज़, प्रोफेसर्स, डॉक्टर्स, इतने बंदे इन्वॉल्व होते हैं, रिलेटिव्स हैं इसके अंदर में जो आपस में जो कनेक्टेड हैं। अभी जो पढ़ रहा था, वी हैव आवर एजेंसीज हैव डिकोड सम ऑफ द थिंग्स, जैसे बिरयानी का नाम लिया उन्होंने जी। कोई ब्लास्ट के लिए, सर्जन का नाम लिया, किसी बंदे का नाम उन्होंने सर्जन लिखा हुआ है, तो हमारी एजेंसीज उसे डिकोड ना करें तो उसके लिए उन्होंने सर्जन का नाम लिया। तो ऐसे ऐसे टर्म यूटिलाइज होते हैं। अभी जहाँ तक मुझे नॉलेज है कि उसके हिसाब से कई सारे इलेक्ट्रॉनिक मोबाइल फोन्स, लैपटॉप्स और जो भी उनके आसपास के फ्रेंड सर्कल में भी कुछ लोग थे जो शादी में मौजूद एक तरफा मिले थे। सो उनकी चैट्स को उनके सोशल मीडिया, हमारी गवर्नमेंट एजेंसीज के पास परमिशंस होती हैं, स्पेसिफिकली लॉ इन्फोर्समेंट के पास परमिशंस होती हैं, उनके तौर पे वो कई सारा डेटा लीगली कलेक्ट कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू relation to this recent blast which has happened. एंड अभी जो हमारी डिजिटल फोरेंसिक की टेक्निक्स हैं उसके तौर पे हम बहुत हद तक डेटा को निकाल सकते हैं। हमारे एजेंसीज के पास बहुत बेहतर टूल्स हैं जो डिजिटल फोरेंसिक, मोबाइल फोरेंसिक के लिए यूज होते हैं, जिसके अंदर में से हम किसी भी डेटा को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और डिलीटेड फाइल्स और डिलीटेड पिक्चर्स, मैसेजेस या कोई ऐसी एप्लीकेशंस जो वो यूज कर रहे थे। सो ये जांच के बाद हमें बहुत सारा एक प्रिजम्पशंस देगा कि एग्जैक्टली इनका मतलब क्या था। एंड ये कोई नॉर्मल घटना, जब 32 कारें बता रहे हैं कि इसके साथ इन्वॉल्व हैं। एंड अच्छी बात यह है कि आप ये देखिए कि इन्होंने किस अच्छी तरीके से प्लानिंग किया। सारे नंबर्स आपके HR हो गए, DL हो गए, जिससे कि ज्यादा शक ना जाए। हमारी एजेंसी जनरली क्या होता है, कोई बाहर की नंबर की गाड़ी पुरानी आती है तो उस पर थोड़ा शक ज्यादा, थोड़ा सस्पिशियस लगता है। बट इन्होंने आसपास के जो NCR के इलाके की गाड़ी यूज की हैं, गाड़ियां निकली हैं। एंड आई एम श्योर कि इन सब के अंदर कनेक्टिविटी का एक रिलेशन होगा कि मैं बार बार इस चीज को, मैंने कल परसों हम दोहराते रहे कि एक सोर्स, चाहे ये जो हमारा एमोनियम नाइट्रेट जो यूज हुआ है उसका सोर्स कहाँ से आया। सो अगर वो सोर्स मिलता है तो इतना ये नॉर्मल एक जगह के लिए नहीं था डेफिनेटली। एंड ये हो सकता है कि मल्टीपल लोकेशंस, क्राउडेड लोकेशंस, रिलीजियस लोकेशंस को टारगेट करा हुआ हो। एंड जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं ये डर भी बैठा होगा अब चीजें, बिकॉज हमारी सारी लॉ इन्फोर्समेंट हाईली एक्टिव है एंड रेड अलर्ट पे है कि भाई और चीजों का खगाला जाए। एंड ये फोरेंसिक एविडेंसेस के बाद हमें बहुत कुछ पता चलेगा कि क्या क्या चीजें हम और निकाल पाएंगे इससे रिलेटेड। बिल्कुल। मोहिंदर जी, मैं आपके पास आऊँगा। मोहिंदर जी, इतनी बड़ी घटना हो जाती है वो भी लाल किले के पास, और इस घटना में कई लोगों की जान चली जाती है, कई लोग घायल भी हो जाते हैं। जब ब्लास्ट होता है तो वहाँ पर अफरा तफरी की स्थिति बन जाती है। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि इस ब्लास्ट को आप किस तरीके से देखते हैं, कौन लोग इसमें शामिल हो सकते हैं? देखिए, एक तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि इसमें डॉक्टरों का इस्तेमाल किया गया जिन पर शक ही ना जाए, और बहुत ही इसको कह सकते हैं कि जिस तरीके से HR नंबर की गाड़ियों का इस्तेमाल करना, DL नंबर की गाड़ियों का इस्तेमाल करना कि शक पैदा ही ना हो, उन गाड़ियों को रोका ही ना जाए।
आ, नमस्कार सत्यम जी, जी। मेरे को अपने शो पे बुलाने के लिए। हम्म। आशीष जी, आपको भी नमस्कार। देखिए, हम्म। जो ये ब्लास्ट है, हम्म। इनिशियली बहुत छोटा सा लग रहा था बात, लेकिन अब जैसे जैसे डिटेल्स पता लग रही हैं, हम्म। सुरक्षा एजेंसियां इसको इन्वेस्टिगेट कर रही हैं, जी। तो पता लग रहा है कि ये बहुत बड़ी एक साजिश थी। हम्म। और इसके जो तार हैं, जे जी। एंड के से लेके यहाँ तक हरियाणा, फरीदाबाद, दिल्ली, हम्म। लखनऊ, ये सब जगह इनका फैला हुआ था, नेटवर्क फैला हुआ था। हम्म। अब कल तो टर्की बारे पता लगा था, जी। लेकिन आज जो खबर आ रही है उसमें मलेशिया भी शायद इसमें इन्वॉल्व है। हम्म। तो इससे पता लगता है कि ये बहुत बड़ी साजिश थी। हम्म। और इनका टारगेट, जो खबरें मिल रही हैं जी। उसके मुताबिक, वाराणसी था, इनका हम्म। टारगेट अयोध्या था। हम्म। ये बहुत बड़ी साजिश थी। हम्म। एंड ये भी तरीके से किया, जैसे आशीष जी अभी बता रहे थे, कि जी। ये जो जितना यूज़ किया गया एक्सप्लोसिव अमोनियम नाइट्रेट, हम्म। ये एक लाइसेंस चीज़ है, जो हम्म। कि लाइसेंस के बिना मिलता नहीं है, और वो भी बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में मिलता है। हम्म। ठीक है। तो ये सारा उन्होंने प्रोक्योर किया। हम्म। और सबसे जो ऊपर की जो डिटेल्स आ रही हैं, कि हम्म। सारे के सारे इसमें डॉक्टर्स इन्वॉल्व थे। जी। एंड डॉक्टर्स जिन्होंने एमबीबीएस की है, उसके बाद स्पेशलाइजेशन की है। हम्म। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट, द अल फलाह यूनिवर्सिटी जो फरीदाबाद में है, हम्म। जिसका नॉलेज बहुत लिमिटेड है, लोगों को पता भी नहीं था। हम्म। लेकिन वहाँ जो विजिट किए हैं, जिन्होंने अभी जानकारी की है, वो अंदर बहुत बड़ा कैंपस है। हम्म। और वहाँ पर बहुत टाइप्स ऑफ कॉलेजेस हैं विद इन दैट कैंपस। हम्म। ठीक है। और ये जो है, नॉर्मल चीज़ नहीं है। जी। तरीके से इन्होंने फैमिली मेंबर्स को भी इन्वॉल्व किया है। हम्म। एंड इससे पता लगता है किस तरह से वो डॉक्टर्स जो है रेडिकलाइज हो गए हुए थे। हम्म। तो तो अभी जैसे बता रहे थे, इन्वेस्टिगेशन चल रही है। जी। एंड मैं इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को कॉन्ग्रेचुलेट करूंगा कि हम्म। उन्होंने बहुत बड़ी साजिश को रोक लिया है। काफ़ी लोग क्रिटिसाइज करते रहते हैं कि हम्म। वो कहाँ है, एजेंसियां कहाँ वो कर रही हैं। लेकिन अगर वो ना एक्टिव होती और इसको फॉलो अप ना कर रहे जी। होते, जी। तो शायद बहुत बड़ा हादसा हो जाता। धन्यवाद। बिल्कुल। आशीष जी, लेकिन जिस तरीके से जांच चल रही है, इसमें एक के बाद एक नए खुलासे सामने निकल कर आ रहे हैं। क्या लगता है इसके तार देश के बाहर तक जुड़े हो सकते हैं, खासकर पाकिस्तान? जिस तरीके से अब सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि पाकिस्तान का भी इसमें नाम सामने निकल कर आ रहा है इस पूरे घटनाक्रम को लेकर। अभी जैसे इससे रिलेटेड हमें अभी पता चला है कि ये किसी सोर्स अभी हम्म। हमारे पास एग्जैक्ट सोर्स नहीं है, हम्म। बट इसमें बताया गया कि पर्सनल हेटरनेस, ये बाबरी मस्जिद से रिलेटेड कुछ हम्म। सेंटिमेंट से रिलेटेड भी कुछ है। बट मैं इस चीज़ को थोड़ा सा खारिज करूंगा कि ये चीज़ एक पर्सनल सेंटिमेंट से रिलेटेड नहीं थी। हम्म। कैसे चार पांच इतनी सारी गाड़ियां रखना, ये एक बहुत ही बेहतर साजिश है। हो सकता है टेरर फंडिंग के तौर पे मल्टीपल डिफरेंट कंट्रीज से इन लोगों के पास पैसा आया हो। एंड ये पैसा होने के लिए हो सकता है इन लोगों को शुरुआत से ही, जैसे प्रिपेयर करते हैं, काफ़ी पहले से हम्म। प्रिपेयर करा हो, एज ए सिटीजन उनको रखा हो, उनको पढ़ाई उस तरीके से दी गई हो, उनको बताया हो, ब्रेन वॉश जी। पहले से ही हो रखा हो। एंड एक सर्टेन डेट्स के हिसाब से ये डिसाइडेड होगी, इस टाइम के हिसाब से करेंगे। अल फलाह यूनिवर्सिटी की हम बात करें तो हम्म। जैसे कि अभी हम सारी चीज़ों को देखते हैं तो यूनिवर्सिटी के पास परचेजेस पावर होती है। यूजीसी के अंदर में, गवर्नमेंट के अंदर में यूनिवर्सिटी कुछ अपने पैनल पर प्रोडक्ट्स खरीद सकती है। सो हम्म। कहीं ना कहीं हमें ये भी देखना देखना बड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है कि यूनिवर्सिटी की लास्ट कुछ सालों की परचेजेस केमिकल से रिलेटेड, पाउडर हम्म। से रिलेटेड, और मल्टीपल चीज़ें जो हमारे इंस्टीट्यूशंस में ट्रेनिंग वगैरह या पढ़ाने के लिए काम जी। आती है। तो यूनिवर्सिटी के पास लाइसेंस होता है, यूनिवर्सिटी के लाइसेंस को डिनाई नहीं करा जाता, यूनिवर्सिटी के तौर पे चीज़ें दे दी जाती हैं। हम्म। तो मेरा कहने का मतलब, जो प्रोफेसर्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं, उनके तरीके से यूनिवर्सिटी की पूरी उनकी जो परचेजेस हैं
और जिसने जो ऑर्डर्स दिए हैं उन परचेजेस से, क्या वो किसी तरीके से किसी इन केमिकल से रिलेटेड थे, या और किसी प्रोडक्ट से, जो यहाँ पे कहीं ऐसा तो नहीं था यूनिवर्सिटी के अंदर ही ये सब कुछ चल रहा हो, यूनिवर्सिटी की नॉलेज में ना हो, बट ये चीज वहीं इनिशिएट हुई हो, वहां से स्टार्ट हो, वहीं से प्लानिंग हुई हो, वहीं से कलेक्शन हुआ हो, और वहीं से डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा हो। सो जनरली यूनिवर्सिटी को नहीं पता कि हॉस्टल्स होते हैं, अलग अलग कैंपसेस होते हैं, इतनी सारी चीजों को कोई ज्यादा तवज्जो नहीं देता जब तक कोई चीजें नहीं आ जाए। एंड सब कुछ वो यूनिवर्सिटी पे सेंट्रलाइज होती जा रही है। आप भी देखेंगे कि कई सारी चीज यूनिवर्सिटी ऑटोमेटिकली सेंट्रलाइज होती चली जा रही है, यही तार लोगों से जुड़ रहे हैं। सो देयर इज अ डेफिनेट कनेक्शन। जैसे आपने बताया टेरर फंडिंग है हमारे पास, बट जैसे डिजिटल फोरेंसिक इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हमारा पार्ट होगा, जिसके अंदर में हम इन सारे सस्पेक्ट से रिलेटेड हम ईमेल्स को चेक कर सकते हैं विद लॉ इन्फोर्समेंट परमिशंस। हम स्मार्टफोन्स, टैबलेट्स, उनके मोबाइल फोन्स, उसके पास कम्युनिकेशंस, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, किस तरीके से बातें हुई। सो हमारे टूल्स AI बेस्ड और बहुत इंटेलिजेंट टूल्स अवेलेबल हैं, जैसे कि यूफेड, सेलिब्राइट, मोबिलेटेड। ये ऑटोमेटेड चीज़ों को कर सकते हैं, एक्सट्रीम हेट सिग्नल्स को बड़ी जल्दी अलग अलग तरीके से निकाल के दे सकते हैं कि इस चीज़ से रिलेटेड हमारे पास है। वी कैन प्रोवाइड कोड वर्ड्स, वी कैन प्रोवाइड फॉर एग्जांपल बिरयानी का उसके अंदर में कितना नाम यूज हुआ। सो ऐसी इन्वेस्टिगेशन टेक्निक से हम यूज कर रहे हैं। हमारे एजेंसीज बहुत इन चीज़ों में स्पेशलाइज हैं। इट्स नॉट पुराना इंडिया जैसी चीज़ें नहीं है। अब सारी चीज़ हम वेल कनेक्टेड हैं, हमारी एजेंसीज के पास हर सब कुछ है। एंड बट हमें थोड़ा सा टाइम का रिक्वायरमेंट होगा कि दीज इन्वेस्टिगेशंस टेक टाइम। एंड इस डिजिटल फोरेंसिक और इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस और इलेक्ट्रॉनिक फोरेंसिक से हमें बहुत कुछ पता चल सकता है। जी देखिए, ठीक बिल्कुल है। मोहिंदर जी, एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या इंटेलिजेंस फेल्योर भी रहा यहां पर? क्योंकि कई घंटे तक ये कार, जो I-20 कार है जिसमें ब्लास्ट हुआ है, ये पूरे दिल्ली में घूमती रही है, पार्किंग में भी खड़ी रही है, और इसके बाद ये घटना घटित हुई है। देखिए, इंटेलिजेंस फेलियर इज़ अ वेरी वेरी बिग वर्ड, पर अगर देखा जाए तो ये जो है एजेंसियां इनको फॉलो कर रही थी। J&K से लेके फरीदाबाद से आगे फॉलो अप हो रहा था। और ये ऐसे पहले प्रतीत होता है कि वो जो गाड़ी है जो जिसमें फाइनली ब्लास्ट हुआ है, जी जी, वो एक जगह से दूसरी जगह जा रही थी। इनिशियल इंडिकेशन थी कि शायद वो कहीं और ट्रांसपोर्ट कर रहे थे, और वो जगह ट्रांसपोर्ट करने वाली है, लेकिन ये जो इसको फॉलो अप किया जा रहा था, तो आई विल नॉट कॉल इट कि कोई इंटेलिजेंस फेलियर थी। लेकिन वो सोर्स भी जानना चाहते थे इंटेलिजेंस एजेंसीज जी, उसका कहाँ से कहाँ तक तार जुड़े हुए हैं। लेकिन बीच में जैसे वो टर्निंग पे एक्सीडेंट ब्लास्ट हुआ है, इट इज नॉट एक्चुअल साइट विच दे आर सेलेक्टेड। अगर एक्चुअल साइट जो उन्होंने सेलेक्ट करनी होती उस टाइम पे करना होता, तो शायद वो जो मंदिर है, जो जैन मंदिर पास में ही रेड फोर्ट के सामने जैन मंदिर है, वो उस पे जाके खड़ी करते गाड़ी और उस पे रखते। लेकिन ये प्रोबेबली थोड़ा जल्दी एक्सीडेंटल हो गया है। तो इस तरीके से तो पर सुरक्षा एजेंसी इनको फॉलो कर रही थी। जो पूरी डिटेल्स चाहे न्यूज़पेपर में आई, चाहे टीवी पे आ रही हैं, कि उसमें उनको पूरा पता था क्या हो रहा है, लेकिन इतनी सी इंफॉर्मेशन देके वो एक्शन नहीं लेते हैं। और पूरी इंफॉर्मेशन देके, पूरी डिटेल लेके फिर वो एक्शन लेते हैं। तो आई विल नॉट कॉल इट कोई उनकी फेलियर थी। वेल, अपोजिशन का काम है कुछ ना कुछ कहते रहना और उनको कहने का मौका। बिल्कुल ठीक है आशीष जी, लेकिन जिस तरीके से इन 32 गाड़ियों का जिक्र किया जा रहा है और लगातार गाड़ियों की धरपकड़ भी की जा रही है, किसी को कहीं से बरामद किया जा रहा है, किसी को कहीं से बरामद किया जा रहा है, तो ऐसे में क्या अभी चिंताजनक स्थिति इसको समझा जाए कि आगे भी कुछ इन आतंकवादियों की तरफ से रणनीति बनाई गई है? क्योंकि जो डायरी भी बरामद हुई है उसमें भी कोडिंग के शब्द लिखे हुए हैं। बिल्कुल, मेरे ख्याल से वी नीड टू बी कॉशियस। अभी हमें कॉशियस इस चीज़ को, क्योंकि हमेशा किसी भी जब ऐसी कोई सोच रखता है, ऐसे कोई प्लानिंग करते हैं, तो उनके पास प्लान बी रहता है। एंड वो प्लान बी के तहत में हो सकता है कि ऐसा कुछ दिल्ली में पकड़ा गया, हो सकता है उन्होंने 4 सिटीज, डिफरेंट सिटीज चुने हो, एरिया चुने हो थ्रू आउट के, हम यहाँ करेंगे, जितना ज़्यादा होगा
उतना ज्यादा एक मैसेज पास होगा। सो एक्चुअली ये एक थ्रेटन करने के लिए, देश को डराने के लिए, अर्थव्यवस्था खराब करने के लिए, चीजों को खराब करने के लिए एक दहशत का एक जरिया है कि हम इतना ज्यादा डरा देंगे। सो मेरा मानना यह है कि अगर ये इतनी इस बड़े लेवल पे यहाँ पे अगर ये चीजें हो रही थी, 32 गाड़ियां बहुत होती हैं, हो सकता है यहाँ से वो गाड़ियां खरीदी गई हो दूसरे स्टेट्स में, जैसे हमारे दिल्ली एनसीआर के अंदर में 10 साल पुरानी 15 साल पूरा होने के बाद गाड़ियों को, डीजल की गाड़ियों को 10 साल तक ही सीमित किया गया। तो हो सकता है यहाँ से परचेज करके गाड़ियों को बाहर भेजने की कोई साजिश हो रही हो। सेम चीजें रिपीटेड बेसिस में सेम स्टाइल से किसी दूसरी सिटीज में हो रही हो, कि जब ये 3-4 सिटीज का इनका प्लान होगा तो आई एम डेफिनेट कि उनका जो जिस तरीके का नेटवर्क, इतनी सारी चीजें, ये एक ब्लास्ट के लिए तो नहीं थी, ये जाहिर सी बात है। ये अगर उनका एक होता तो बाकी गाड़ियों का लिंक नहीं होता, बाकी परचेजेस, और इन्होंने बड़ी, आप देखेंगे तो ये सारी गाड़ियां वो हैं जिसके मल्टीपल ओनर्स चेंज हुए। सो ओनर्स के पास क्या होता है कि जब भी हम किसी गाड़ी को एज ए लॉ इन्फोर्समेंट ऑफिसर हम चेक करते हैं विद रजिस्ट्रेशन नंबर, तो उसके मल्टीपल ओनर्स हमें कंफ्यूज करते हैं, मतलब वी आर नॉट एबल टू गेट टू द राइट पर्सन, ये किसके हाथ में। कई बार वो चेंज नहीं होती, कई बार एक स्टैम्प पेपर पे लिखवाने के बाद ही गाड़ी चेंज हो जाती है। मल्टीपल ओनर जब चेंज हो जाते हैं, इतना ही डिफिकल्ट इन्वेस्टिगेटर के लिए पहुंच जाता है। पहले वो फर्स्ट ओनर को पकड़ेगा, फिर दूसरे को पकड़ेगा, फिर तीसरे को पकड़ेगा, हो सकता है चौथे का नाम ही ना हो। सो एजेंसीज के लिए भी, लॉ इन्फोर्समेंट के लिए भी डिफिकल्टी होती है। इजी टू बाय हो जाती हैं, जब 3-4 ओनर हो जाते हैं किसी गाड़ी के, आराम से वो मिलने लग जाती है, उनकी वैल्यू कम हो जाती है, उसको सस्ती वैल्यू पे खरीद लिया जाता है, थोड़ा दाम ज्यादा देते हैं। तो ये हमारा जो आपका क्वेश्चन है, ये एक बड़े लेवल के, मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि वी नीड टू बी वेरी कॉशियस कि ऐसा उनके पास कोई प्लान भी हो सकता है जो बाहर की तरफ से ये फेल होने के बाद, ये लोग पकड़े जाने के बाद, ये ब्रेन वॉश ऐसा रहता है कि पीपल आर उनको डर नहीं है कि हम जाएंगे, मरेंगे, बचेंगे। तो इस तरीके की जो मानसिकता रखने वाले लोगों को अगर उन्होंने किसी और सिटीज में रखा हुआ है, मेरा मानना है कि वी नीड टू बी एक्स्ट्रा कॉशियस। को 32 कार्स इज अ ह्यूज नंबर जो मिली है, एंड एजेंसी बाकी हमारा जो काम कर रही है, अपनी लॉ इन्फोर्समेंट एक्टिविटी चेक्स को ज्यादा बढ़ा दे सारे सिटीज की, मेजर सिटीज के अंदर में, क्योंकि ये नॉर्मल सिटीज के लिए नहीं है, ये केवल उन्हीं सिटीज के लिए जो सिटीज इंडिया के अंदर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। जी बिल्कुल। मोहिंदर जी, एक सवाल सभी के जहन में चल रहा है कि आखिर फरीदाबाद को ही क्यों चुना गया यहाँ पर रणनीति बनाने के लिए, क्योंकि यहीं से अमोनियम नाइट्रेट भी भारी मात्रा में बरामद हुआ। जी, फरीदाबाद क्यों चुना गया? ये बेसिकली अल-फलाह यूनिवर्सिटी जो है ये फरीदाबाद में लोकेटेड है, और यहाँ के वो ट्रेन डॉक्टर्स हैं, यहाँ काम भी कर रहे थे, और उनका आपस में लिंक था। सो दैट इज द रीजन दे सिलेक्टेड फरीदाबाद। उसके बाद वो इंटरेस्टेड थे कि जो बड़े बड़े सिटीज़ हैं, वाराणसी, अयोध्या, ये दहशत फैलाने के लिए, तो ये यहाँ पर ये यूनिवर्सिटी कैंपस में उनको डॉक्टर्स जो उधर एम्प्लॉयड हैं वो भी थे, और जो दूसरे भी लिंक हैं, ये यहाँ पे आके उनको सेफ हेवन मिलते हैं, आराम से जगह मिलती है। इसलिए आज यूनिवर्सिटी पे एक्शन भी हो गया है। मेरे को जो खबर में सब पता लगी है समाचार से कि शायद वो यूनिवर्सिटी की जो शो कॉज नोटिस इशू किया गया है कि आपकी एक्टिविटीज़ को वो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, और इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज, क्योंकि ऐसी जगह पे शक होने का चांस, जैसे आशीष जी भी बता रहे थे, कम होता है, बिकॉज आफ्टर ऑल टीचिंग यूनिवर्सिटी है। एक और चीज मैं ऐड कर दूं जी, अभी पहले तो एनआईए कर रही थी, दूसरी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, अभी ईडी भी ज्वाइन कर गई है। इसका मतलब फॉरेन फंडिंग का भी डिटेल्स जो है वो पता कर रहे हैं, ताकि ये सारे सूत्र सारे से खबर लेके जोड़े जाएं, और फिर कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी में कल जो रेजोल्यूशन पास हुआ है उसके बेसिस पे फॉलो अप एक्शन जो भी गवर्नमेंट ने लेना है उसकी तैयारी हो जाए। बिल्कुल। मोहिंदर जी और आशीष जी, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए। तो आपको बता दें कि दिल्ली के लाल किले के पास 10 नवंबर दिन सोमवार शाम को 6:52 पर जिस तरीके से ब्लास्ट हुआ, इसके बाद अब पूरे देश में जो अलर्ट है वो जारी कर दिया गया है, सुरक्षा बढ़ा दी गई है, और सुरक्षा एजेंसियां इस पूरे मामले की गहनता से जांच कर रही हैं, और लगातार कड़ियां जो हैं
वो जुड़ती जा रही हैं और इसके साथ ही इन आतंकियों को पकड़ा भी जा रहा है। धरपकड़ जो है बड़ी तेजी से की जा रही है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।